से जब लोग चले गए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, धीरे धीरे सेफ जगह जाते रहे दहशत की वजह से, और उसके बाद यहाँ सुनसान हो गई। फिर मंदिर में धीरे धीरे लोग कभी कभी दीपक जलाने आते थे। 78 में बलवा हुआ था बहुत बड़ा यहाँ पर, और सुबह से बलवा चलता रहा, रात को फोड़ ताकत के लगी, काफ़ी लोग जलकर मारे गए। यहाँ पर खासे में इधर उधर भी कैजुअलिटी हुई, और बाजार में की लुटाई हुई, बाजार में भी आग वाग लगी, आगजनी हुई। जब से भय का वातावरण होने लगा, यहाँ पे लोग जाने लगे यहाँ से, हम लोग भी छोड़कर बेच के चले। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। तो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। योगी आदित्यनाथ जी से कहिए कि कभी झांसी के बच्चों बोले होते, 19 बच्चे मर गए, नौनिहाल बच्चे मर गए, लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, उस पर कभी उन्हें चिंता नहीं हुई। वही मंदिर, वही मस्जिद, वही बातें, सिर्फ नफरत। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ और भी करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में हम संभल फाइल्स की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि संभल फाइल्स क्या है। दरअसल योगी प्रशासन ने संभल में 1978 में जो दंगे हुए थे उनकी फाइल्स खोलने का मन बना लिया है। कल यूपी के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि इन दंगों में 184 हिंदुओं की मौत हुई थी। उन दंगों के बाद संभल से बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ था, जिसके संभल की आबादी का अनुपात पूरी तरह से गड़बड़ा गया था। लेकिन दिलचस्प ये है कि उन दंगों में किसी भी इंसान को सज़ा नहीं मिली थी। अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर चूक कहाँ हो गई। लेकिन सवाल इससे थोड़ा आगे है। सवाल ये है कि क्या 46 सालों के बाद दंगों की फाइल खोलना पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश है या फिर सियासी कवायद। सवाल ये भी है कि क्या 2027 में यूपी की लड़ाई का रास्ता 2027 संभल से होते हुए जाएगा। आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हर रोज़ की तरह दो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, मुकेश केजरीवाल और विनोद अग्निहोत्री। साथ ही हमारे साथ हैं अनिला सिंह जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की जूही सिंह, हमारे साथ हैं एमपीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी, साथ ही में हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई। विपक्ष ने विधानसभा में जब योगी सरकार को घेरने की कोशिश की तो योगी ने उन्हें संभल के दंगों का इतिहास याद दिला दिया। मुख्यमंत्री के बयान के चंद घंटों बाद प्रशासन एक्शन में आया और संभल के पुराने दंगों की फाइल्स खोलने की कवायद शुरू कर दी। संभल में 46 साल पहले 1978 में हुए दंगों की फाइलें फिर से खुलेंगी। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने अधिकारियों से संभल दंगे के रिकॉर्ड तलब किए हैं। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। संभल में बंद मंदिर और मूर्तियों के मिलने का सिलसिला जारी है। शहर के सराय तरीन इलाके में राधा कृष्ण मंदिर मिला है जो सालों से बंद पड़ा था। मंदिर का निर्माण 1982 में सैनी समाज के लोगों ने कराया था। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी है जिसकी अब सफाई की जा रही है। इस बीच संभल में शिव मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने का काम भी शुरू हो गया है। मंदिर से सटा हुआ छज्जा गिराया जा रहा है। मकान मालिक मतीन खुद ही अतिक्रमण हटवा रहे हैं।
मंदिर की सुरक्षा के लिए तिरपाल लगाया गया है। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला, उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की जिनका सिर टूटा हुआ है वो मूर्ति मिली, और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। उसमें बताया जा रहा है मूर्तियां तोड़ के जो कूड़े में डाली गई हैं, सब क्या है? ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। सर, मंदिर के आसपास अतिक्रमण काफी हो रहा है, 4 फीट रास्ता है निकलने के लिए, तो इसमें अतिक्रमण है। कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है, कुछ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें, और बाकी यदि अतिक्रमण हटाना होगा तब ड्यू प्रोसेस फॉलो करके फिर नगरपालिका परिषद और रेगुलेटेड एरिया के माध्यम से हटाएं। सर, मंदिर के सुंदरीकरण की बात की जाती है, तो कुछ सुंदरीकरण कराएंगे। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए, उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए। संभल के खग्गूसराय इलाके में एक और कुआं भी मिला है। पुलिस प्रशासन उस पर बने छत को तोड़ रहा है। खग्गूसराय में मिला ये दूसरा कुआं है। इससे पहले मिले कुएं से कई मूर्तियां बरामद हुई हैं। लोगों ने दावा किया है कि ये मूर्तियां भगवान गणेश, कार्तिकेय और लक्ष्मी जी की हैं। शाही मस्जिद और इस पुराने मंदिर के बीच करीब 2 किलोमीटर की दूरी है। जिस जगह पर मंदिर मिला है उसके आसपास के इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लेकिन इससे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि कहां कितना अतिक्रमण हुआ है। राजस्व विभाग की टीम 60 साल पुराने नक्शे से जमीनों की चेकिंग कर रही है। खग्गूसराय में जहां बंद मंदिर मिला था उसके आसपास के इलाकों को लेखपाल अपने राजस्व विभाग के नक्शे से मिला रहे हैं। राजस्व विभाग के पास 1960 से 61 का राजस्व नक्शा है। साथ ही संभल के हिंदू खेड़ा और दीपसराय इलाके में भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ये दोनों इलाके कभी हिंदू बाहुल्य होते थे। अब यहाँ एक भी हिंदू परिवार नहीं है। 1978 में संभल में दंगे हुए थे, जिसके बाद से इस इलाके से हिंदू समुदाय के लोग धीरे धीरे मकान बेचते गए और 2006 तक सभी परिवार यहाँ से चले गए थे, जिसके बाद मंदिर बंद हो गया। अब एक बार फिर मंदिर खुल गया है और पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या पुराने दंगों की फाइल्स निकलवाना ठीक है? दंगों की फाइल से इंसाफ मिलेगा या सियासत होगी? क्या संभल को सियासी हथियार बनाया जा रहा है? और क्या संभल बटेंगे तो कटेंगे का सियासी एक्सटेंशन है? हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट्स हैं और उसके साथ साथ जूम पर हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अनिला सिंह के पास जाऊंगी। अनिला सिंह, क्या 2027 का जो रास्ता है लखनऊ का इस बार संभल से जाएगा? मेरी सबको राम राम। और ऐसा क्यों होता है कि ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जहां पर मेजॉरिटी आबादी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की है, और जब जब हिंदू अपनी बात करता है उसको टारगेट किया जाता है और उसको कहा जाता है तुम सांप्रदायिक हो। कोई राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति, कोई मठ, कोई महंत, कोई पुजारी, कोई साधु, कोई संत अपनी आवाज उठाता है कि नहीं, ये अधिकार हमारा है, और जो संविधान है वो भी अधिकार की बात करता है, तो वो कम्युनल हो जाता है, वो सांप्रदायिक हो जाता है। ये तमाशा बनाया हुआ है इस राष्ट्र के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाला वो राजनीतिक दल है जो अंग्रेजों ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, एजेंडा देकर उन्हें पूरी की पूरी सत्ता थमा दी थी। उनके अनुसार 1192 के बाद भारत का इतिहास होता है, उससे पहले तो वहां कुछ था ही नहीं। बखान, गुणगान बखान, सड़कों के नाम, मोहल्लों के नाम, जिलों के नाम, सब ऐसे लोगों के, बारबेरियंस, जिन लोगों ने जिनोसाइड किया, हिंदू जिनोसाइड किया, टुकड़े हो गए राष्ट्र के भाई। एक बन गया पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक स्टेट, दूसरा हम, और ढोल बजा रहे हैं हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। अनिला सिंह, 7 साल से आपकी सरकार है, अभी फाइल्स खोली जा रही हैं। नहीं, ये हर बार का तमाशा हो गया है हमारे यहाँ।
जब हम अपनी बात उठाते हैं कि अच्छा आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, अरे कुछ हिंदुओं के लिए भी करने दो भाई, कुछ सनातनियों मेरा के लिए भी सवाल करने मैम दो आपसे भाई, ये है कि सब 7 कुछ यही साल से तो होगा आपकी कि वक्त सरकार को है। मजबूत कर अगर दो। इंसाफ की बात थी, अगर आपको चाहती थी कि हिंदुओं को इंसाफ मिले, तो ये 7 साल में आप लोगों ने इस मुद्दे पर क्यों नहीं अप्रोच किया कोर्ट को, या क्यों नहीं फैसला लिया जो आज दिख रहा है? हम तो लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं। जब जब बीजेपी जहां जहां सत्ता में आई है, चाहे केंद्र में आई है, चाहे राज्यों में आई है, और विशेषकर अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, बिल्कुल निरंतर सैकड़ों डिबेट मैंने आपके साथ करी है, अयोध्या पे करी है। बारंबार ये कहा जाता है चुनाव के लिए, चुनाव नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बहुत हो गया तमाशा। वक्फ एक्ट जो है, एक रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं, हाँ, एक स्पेशल गिफ्ट दे दिया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, फिर एक और गिफ्ट दे दिया जाता है माइनॉरिटी कमीशन बना के, हाँ, फिर एक और दे दिया जाता है कि भैया राइट टू एजुकेशन तो होगा, पर एक धर्म विशेष जो है वो अपनी एजुकेशन दे सकता है, अपने धर्म की एजुकेशन दे सकता है, बाकी गुरुकुलों में ताला लगवा दो। मंदिरों के जितने एंडोमेंट्स हैं सब सरकार लेकर बैठ जाए। यही नहीं, मंदिरों के जो बोर्ड है उसमें भी एक धर्म विशेष के लोगों को बैठा दो, जिनके अनुसार जो नॉन इस्लामिक है, नॉन फॉलोअर्स हैं, वो काफिर जूही है। सिंह, मैं आई डोंट हैव डिसरिस्पेक्ट फॉर एनी रिलीजन, बट आई वांट रिस्पेक्ट फॉर माय रिलीजन। ठीक है मैम। मुझे सम्मान चाहिए जी, जूही सिंह, अगर ये इंसाफ दिलाने की कवायद है तो इसमें समाजवादी पार्टी को क्यों ऑब्जेक्शन है? संभल एक संवेदनशील मसला है, वहाँ स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। संभल में जो मौतें हुई, जो अराजकता हुई, जिस तरह से सर्वे ऑर्गेनाइज है और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ, जो दंगे हुए, वो शासन और प्रशासन के वॉच पे हुए, उनके इंटेलिजेंस का पूरी तरह फेलियर था, और क्योंकि इसमें उनकी नाकामी स्पष्ट झलक रही थी, इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे उनकी नाकामी पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर सके। अभी भी वहां संभल में आपने तरह तरह की ड्रोन से वीडियो फिटे जा रहा है, आपके अफसरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लखनऊ से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आपने जो एक कमेटी भी बनाई है वो बिना उन अफसरों को बदले हुए बनाई है, क्योंकि आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। आप भले किसी भी पुरानी फाइल को निकालिए, आपका वर्तमान दागदार है, आप संभल के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। अगर आप आज कहते हैं शासन और प्रशासन सत्ता में, वास्तव में तो सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों से ये ध्यान उठाता है। ये कन्वीनियंस ओरिएंटेड राजनीति नहीं। आप सनातन को भी नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप हिंदू को भी नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इतिहास भी आप अपने सुविधा अनुसार पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में किसने हिस्सा लिया, उसमें आरएसएस की भूमिका क्या थी, और आपके कौन से लोगों ने माफी मांगी। बहुत सारी चीजें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन मैं संभल पे अपने आप को रखूंगी कि अपने अफसरों को उठाइए और हटाइए। जांच जो आप कर रहे हैं वो निष्पक्ष जांच कराइए। सभी जो पीड़ित हैं वहां पर, जिनकी मौत हुई है, जिनके ऊपर आप गलत एफआईआर लिखा चुके हैं, आपने हमारे सांसद पर भी एफआईआर लिखवाया। थोड़ा अगर न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हिंदुओं की बात करते हैं, तो संविधान भी पढ़ लीजिए। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कुछ कहा विधान सभा में, मैंने सुना। आज की मौतों पर कुछ बोल देते, संभल पे कुछ बोल देते, बहराइच पर कुछ बोल देते, अपनी नाकामी और जिम्मेदारी पर कुछ बोल देते, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर डिबेट जरूर हो सकता था। जी आप जल्दी से इसका जवाब दे दें कि क्या आप संभल में, क्योंकि सिचुएशन अभी तक पीसफुल नहीं कर पाई हैं अनिला सिंह, इसीलिए इस तरह की एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाए? देखिए मारिया, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुंदकी में इन लोगों ने हार का सामना किया है ना, बोरा गए ये लोग, बोरा गए। हमारी भाषा में, उत्तर प्रदेश की भाषा में, विनोद जी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, उस तरह बोरा आ चुके हैं ये लोग। हाँ, बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करते हैं। अगर जनता ने, इंक्लूडिंग मुसलमान ने, ये चूज किया कि ठीक है हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, सिक्योरिटी ये दे रहे हैं, विकास ये दे रहे हैं, योजनाओं का फायदा ये दे रहे हैं, और ये लोग केवल और केवल मुसलमानों की वोट लेते हैं, फायदा यादवों को पहुंचाते हैं और कहते हैं कि भैया हम जो हैं सबसे बड़े वकील हैं। अगर मैं संभल की बात कर लेती हूँ, अभी जूही सिंह जी कह रही है वहां के अधिकारियों को आप हटाइए। क्यों हटाएं भाई?
पत्थर वो आप लोगों के जो तो नेता आप हैं एमपी इस्तीफा दे एमएलए दीजिए पत्थर वो मैडम। चलवाएं, मैं पुलिस बोल रही वालों को हूँ, वो इस्तीफा दे मरवाएं, दीजिए। एमपी एमएलए के जो वर्कर्स हैं आपस में लड़ाई वो करें, गोलीबाजी वो करें, हैं एक दूसरे के आदमियों को वो मारें, और आप कह रही हैं पुलिस को हटा दें। क्यों हटा दें? पुलिस की वजह से तो वहां पे बहुत बड़ा दंगा होते होते बच गया। अरे आप लोग वही है ना दंगा हो जिन्होंने गया। बड़े वाले कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। हाँ, ये कह के कि हम संविधान बचा रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए कहा, संविधान बचाने के लिए फिर मारेंगे हिंदुओं को। ये आप ही की पार्टी है ना, मुजफ्फरनगर में साफ साफ इंस्ट्रक्शंस है ना आजम खान के कि मुसलमानों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, हिंदुओं को मारिया, डाला I जाएगा। have to 85 साल इस के तरह के जी जी गलत मैम, बात बस डाला। अनिला सिंह अपना हाँ। 30 सेकंड में हाँ जी। वो चुप हो गई हैं। अब आप जवाब दे दीजिए आप। मारिया, अगर संभल पे हमें डिबेट करना है तो इस तरह के गैर जरूरी और गैर सपोर्टेड जो इल्जाम इन्होंने मुजफ्फरनगर पे लगाए हैं तो थोड़ा पढ़ लिया करें, और अगर ये अपने ऑडियो अधिकारियों है, पे एक्शन ऑडियो नहीं ले प्रूफ है सकते हैं, मैडम, और आपकी इतनी जानकारी नाकामी, नहीं है तो इतनी इसलिए- अनिला सिंह जी जरा तो जवाब इनको सुन नीचा नहीं लीजिए। लेना चाहिए, आपको Why she is सत्ता अनिला में सिंह रहने जी का आपने अधिकार आरोप है। लगाए, उसका जवाब तो सुनिए। झूठ बोल रही है बैठकर साहब। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुनिए। हाँ जूही बोलिए। और दूसरी बात, नहीं कुंदरकी को ये लाए तो सियासत कौन लाया? मिस भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। और अगर मुसलमानों ने आपको सपोर्ट किया है तो उनकी इज्जत और सम्मान करना सीखिए। इस मंच से कहिए कि आप हिंदू मुसलमान सबके बारे में बात करती हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं, मुसलमानों के बारे में बात करिए। दूसरी बात ये कि अगर आप इतनी नालायक और नाकारा सरकार की प्रवक्ता है जो अपने अधिकारियों आप एक नंबर की झूठी है। चलिए अब आप लोगों से जरा सा ये कैमरा हटेगा और स्टूडियो में आएगा विनोद अग्निहोत्री जी और मुकेश केजरीवाल जो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में, उनका सवाल होगा। विनोद जी आपका सवाल, क्योंकि वो तो बोल भी रही थी कि आप समझते हैं यूपी की भाषा, वो सही भी बोल रही थी। हाँ यूपी का मैं भी हूँ, अनिला जी भी हैं, जूही जी भी हैं, हम सब यूपी के ही हैं, तो भाषा सब समझते हैं एक दूसरे की। देखिए संभल में जो घटना पिछले दिनों हुई वो तो सबके बारे में उसमें न्यायिक आयोग भी बैठ गया है, जांच कर रहा है। लेकिन अभी जो 1978 की बात हो रही है कि 1978 की फाइल खुलेगी और जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाएगी, अब पता नहीं 1978 में जो लोग दोषी थे उनमें कितने बचे होंगे इस दुनिया में और कितने किस हालत में होंगे। लेकिन पहले ये देखना चाहिए 1978 में सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव की सरकार थी, जनता पार्टी की, और केंद्र में मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की। और वो सरकार, उसमें समाजवादी यानी तत्कालीन लोकदल के लोग भी शामिल थे जो रामनरेश यादव जी थे, और जनसंघ भी शामिल था उसमें। अनिला जी की पुरानी जो पार्टी थी जनसंघ, उसके नेता भी शामिल थे, कल्याण सिंह भी मंत्री थे, केशरीनाथ त्रिपाठी भी मंत्री थे, यानी वो सरकार थी, कांग्रेस सरकार नहीं थी उस समय उत्तर प्रदेश में। तो जब संभल में दंगा हुआ और जो जैसा कि योगी जी ने कहा कि इतने हिंदू मारे गए, तो उस वक्त सरकार तो वही थी जो आपकी सपोर्ट जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें आप थे, सपोर्टर नहीं थे, शामिल थे। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उस समय की सरकार की क्या भूमिका थी, उस समय की सरकार ने कैसे उसको हैंडल किया, उस समय की सरकार ढंग से कर पाई नहीं कर पाई, जो अधिकारी उस समय तैनात थे उनकी क्या भूमिका थी। तो कुल मिला के ये तो पहले तो अपने ऊपर कांग्रेस उसमें कहीं है ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो कि अगर संभल की फाइल खुलेगी तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दंगे हुए हैं, फिर सबकी फाइल खोलनी पड़ेगी, क्योंकि फिर फिरोज बिल्डिंग कांड मुरादाबाद का, उसकी फाइल खुलेगी, फिर मलियाना हाशिमपुरा जो मामले कोर्ट में चले और आधे चले आधे अधूरे चले वो भी खुलेंगे। मतलब फिर क्या क्या खुलेगा भाई, इतिहास में आप जाएंगे फिर तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी, और यही मूल मंत्र है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। तो इस पर कोशिश होनी चाहिए। संभल को इस समय ठंडक की ज़रूरत है, गर्मी की ज़रूरत नहीं है। संभल में जिस तरह का माहौल है उसको लेकर के उसको ठंडा करके उसमें नरमी की ज़रूरत है, और उसमें अगर ज़्यादा गर्मी पैदा की जाएगी, चाहे कोई दल पैदा करे राजनीतिक रूप से, तो वो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ेगा और जिससे उत्तर प्रदेश की तरक्की बाधित होगी। और उत्तर प्रदेश की तरक्की बाधित हो ये ना अनिला जी चाहेंगे, ना जूही जी चाहेंगे, ना मैं चाहूँगा। आपको अनम्यूट करना होगा मैम जी। नहीं, मैं म्यूटेड हुई नहीं। जी बोलिए। Am I audible? जी जी, लाउड एंड क्लियर। ओके, मैं विनोद जी का बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि विकास की बात करनी चाहिए। सर बिल्कुल विकास की बात करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश आज सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी भारतवर्ष का बना है, तो विकास की ही वजह से बना है। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल विकास करना चाहिए, पर कहाँ ये लिखा है कि आप अपने इतिहास को मत जानिए,
एक विज्ञापन था ना, दीवारें बोल रही हैं, तो अब दीवारें बोल रही हैं, चीख चीख कर कह रही हैं, हमारा सत्य सबके सामने आने दो। क्यों मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मूर्तियां जो हैं वो जो सीढ़ी होती है उसमें लगा दी गई? क्यों हमारी हिंदू देवी देवताओं की केवल नाक तोड़ दी गई? इतने एकड़, सैकड़ों, लाखों एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर मस्जिद क्यों बना दी गई? दीवारें कुछ पूछ रही हैं, दीवारें कुछ बोल रही हैं, उत्तर चाह रही हैं, और उत्तर मिलना चाहिए कि भारत जो है केवल और केवल 1192 से नहीं शुरुआत है, पहले का इतिहास भी है, उसको भी बताइए, उसको भी जानिए। और उसके बाद जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए हैं, ब्रिटिश इन्वेडर्स आए हैं, उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म को किस प्रकार से परिवर्तित किया है अपने लाभ के लिए, अपने धर्म के लिए, मुझे लगता है उसको भी बिल्कुल ठीक कह सत्यता रही को हैं। सामने आना बेहद जरूरी है। मैं अनिला जी से सहमत हूँ कि 1192 मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी भारत था, भारत का इतिहास बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है, उसको हमें जानना चाहिए। फिर हमें शकों के हमला भी शक, हूण, कुषाण, ईरानी, तुरानी, यूनानी, मंगोल, सबके फाइलें खोलनी चाहिए। फिर हमको अशोक ने जो कलिंग में किया था वो भी देखना चाहिए, वो भी जो जेनोसाइड हुआ था कलिंग का, वो भी इतिहास का हिस्सा है। तो फिर सारा खोला जाए ना, फिर खाली 1192 का ही क्यों खोला जाए? उसके पहले जितने हुए फिर पूरा एक आयोग बना के इसी पर पूरा देश ध्यान दे। भाई यूरोप में क्रूसेड्स हुए, कई चर्चेस को तोड़ करके मस्जिदें बनी, कई जगह आज वहाँ ज्वाइंट चर्च और मस्जिदें हैं यूरोप में। वो कहते हैं ठीक है हमारा सब पुरानी बातें करें आगे। भाई अब जैसा कि अगर आप इतिहास में बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, बहुत कड़वी चीजें मिलेंगी, तो आप अच्छी चीजों को लीजिए, कड़वी चीजों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं इतिहास में? एक मिनट, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। मुकेश 5 सेकंड, जस्ट 5 सेकंड। हाँ, तो थोड़ा सा स्वामी चक्रपाणी जी के पास चलते हैं और मैं उनसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है, वैसे तो संभल नाम ही है, वो कहता है कि संभल, वो एक अपील कर रहा है कि संभलिए, उसको भड़काइए मत। तो चक्रपाणी जी जो स्थिति है उस पर सबसे पहले आप, चूंकि आपने कुछ कहा नहीं है, तो एक बार आप मौजूदा हालात पे क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं फिर आपसे कुछ सवाल भी पूछ लूं। मुकेश जी देखिए, निश्चित रूप से एक बात समझ लीजिए कि पिछले राजनीति में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति हुई, जब वो आता था मौसम, इफ्तारी पार्टी लोग करते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा हो गई थी। लोगों ने देखा कि भाई ये तो हिंदुओं का वोट लेकर के और मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है, और वो भी जबरदस्त तरीके से। आप जरा देखिए कि वक्फ बोर्ड से लेके यही संसद ने कितना अधिकार दे दिया कि हमारे ही प्राचीन मंदिरों पे, जिस केरल में हिंदू राजा ने इस्लाम को या मस्जिद के लिए सबसे पहले मस्जिद के लिए जगह दिया, आज वही कुछ कट्टरपंथी जो है हिंदुओं की नफरत इतना कर रहे हैं कि हमारे मंदिरों पे कब्जा करके देख रहे हैं, फिर भी वो न कानून को मानने को तैयार है न किसी प्रकार का। आप जरा सोचिए कि अगर जो संभल में 200 लोगों की दंगे में 1978 में मारे गए, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, अगर माननीय मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश सरकार अगर उस फाइल को खोल रही है, तो इसमें राजनीति कहां से भाई? न्याय तो सबको मिलना चाहिए ना। जी जी, आपने ठीक कहा। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे, एक वही उदाहरण लेते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वो ऐसा इलाका है जहां पूरी ओर मुसलमानों की बस्ती है। आप बता रहे हैं और भाजपा की जो प्रवक्ता वो भी बता रही है कि हर जगह हमला हो जाता है, मंदिरें तोड़ दी जाती हैं। क्या ये एक अच्छा उदाहरण नहीं दिखाई देता? कोई हिंदू है ही नहीं वहां पे, और मंदिर जस का तस है, उसको खरोंच तक नहीं आई है, मूर्तियां वैसे के वैसे हैं, दशकों से या वर्षों से कोई नहीं है, उस पर कोई अतिक्रमण छोड़िए, तोड़ने की बात छोड़िए, मंदिर वैसे के वैसे हैं। आप मान लेते हैं कि वो किसी डर से भी गए होंगे, जबकि जो लोग थे जिन्होंने वो मंदिर बनाई है, चक्रपाणी जी, वो तो कहते हैं कि हम तो चले गए, दूसरी जगह मौके मिलते गए, हम लोग यहाँ से चलते गए। गांव में ऐसा होता है। और उसके आसपास के इलाके पे आप कह रहे हैं कि जो बिजली विभाग की कार्रवाई हो रही है कि कहाँ गैर कानूनी रूप से कटिया डाल के बिजली ली जा रही है। हिंदुस्तान में कहाँ, कौन से ऐसे इलाके नहीं हैं जहां पे कटिया डाल के बिजली नहीं ली जा रही है? सर, सेलेक्टिव कार्रवाई क्या नहीं होनी? मतलब क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार का काम है, जब आपकी डबल इंजन की सरकार है, लोगों में विश्वास कायम करना है चक्रपाणी जी, ताकि देश की तरक्की हो। ये सिर्फ किसी अल्पसंख्यक वर्ग की बात नहीं है चक्रपाणी जी, सभी के लिए अच्छा है ना।
कि एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण हो कि सभी को सरकारें ये विश्वास दिलाए कि वो सबके लिए काम कर रही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होगी। आप देखिए ना, ये हम ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां रात में पुलिस वाले दुकान के बाहर खड़ी ट्यूबलाइट खोल के ले जाते हैं। आप तो कहीं ना कहीं आप उनको और बता रहे कि जिस इलाके में ज्यादा मुस्लिम हो वो इस तरह की भी मंदिर छोटी मोटी बचे ना उसको साफ कर दो। सवाल यह है कि आप कितने मंदिर वहां तोड़ दिए गए, कितने हिंदुओं के अवैध कब्जे हो गए। अगर पूरी फाइल निकाली जाए तो पूरी संभल में तो हिंदू ही थे ना। आप जरा सोचो कि एक देश 14 अगस्त 1947 को मजहब और संप्रदाय के नाम पे ले लिया गया और आज भी हमारे यहाँ पे मंदिरों को कब्जा कर लिया गया। कुछ अवशेष बच रहे, हम अवशेष के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे। अगर जो वहां पे सर्वे टीम जाती है तो उस पे ईटा पत्थर मारे जा रहे हैं। यानी एक कट्टरपंथी ऐसा समूह है जो भारत में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहता है। हमें उसका विरोध करना होगा। हमें ये नहीं वो करके बचाना पड़ेगा कि भाई वो संवेदनशील एरिया है, हम भाईचारा करें। अरे भाई न्याय होता है। अगर वहाँ मंदिर है तो हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए। तस्लीम रहमानी जी, यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं ये लोग, तो आप न्याय के साथ हम आप भी हिंसा खड़े के होंगे। समर्थक नहीं है लेकिन न्याय के समर्थक है। न्याय होना चाहिए। न्याय और के हिंदुओं के समर्थक साथ आप भी शुरू से होंगे। अन्याय हो तस्लीम रहा है। रहमानी जी जरा बता दें। हाँ, ये अनिला जी ने बिल्कुल शुरू में बिल्कुल सही कहा कि ये मसला वोट का मसला नहीं है। मैं मानता हूं कि एक फिनोमिना है जिसका आगाज हो रहा है और ये बहुत खतरनाक फिनोमिना है। अब एक मंदिरों को पहले आपने राम मंदिर का एक मूवमेंट चलाया, उसमें हजारों लोग कत्ल हो गए, खून बहा, उसके बाद बहरहाल एक राम मंदिर कायम हो गया। अब आप मोहल्लों पर भाई राम मंदिर को तो किसने तोड़ा? मीर बाकी ने तोड़ा। मंदिर जो पहले से 1528 में तो मीर बाकी ने तोड़ा ना। अब आप उनकी बात तो सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। नहीं है। हाँ, चलिए बोलिए। डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं। हाँ। अब आप मोहल्ले में एक मंदिर जो बंद है वहां पर उसके श्रद्धालु मौजूद नहीं है, उनको वहां लाके रिलोकेट करके वहां की जो ओरिजिनल आबादी है उसको वहां से हटाना चाहते हैं अनऑथराइज के नाम पर। और हिंदुओं को चूंकि मंदिर है तो एक हिंदू लाके बसाए। इस फिनोमिना का आगाज संभल से हो रहा है। ये एक ऐसे देश में जहां 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की मजबूरी सरकार की हो कि लोग कमा के खा नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं है, भाई जहाँ पे मंदिर है वहाँ मस्जिद बना है, उसको आखिर डेमोग्राफिक समाज आगे चेंज आकर का के इतना देख क्यों नहीं खतरनाक देता है? प्लान बना रहे हैं तो आप उसकी प्रवक्ता बनिए, हमारे मंदिरों को वापस सर्विस दे करिए। रहे हैं। ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा क्योंकि ये अगर आपने इस देश में दंगाइयों को सजा नहीं मिली, ये बात तो सही है। 1978 के दंगाइयों को भी सजा नहीं मिली होगी, 1984 के भी नहीं मिली है, मुजफ्फरनगर वालों को भी नहीं मिली है, मुरादाबाद वालों को भी नहीं मिली है, गुजरात वालों को भी जो मिली थी तो उसको कैसे उनको माफिया मिली वो भी सबने देखा है। तो आप दंगा तो इस देश में अंग्रेजों ने छोड़ा है और अंग्रेजों की इस पॉलिसी पर आज ये सरकार भी अमल कर रही है। तो वरना तो संघर्ष मुझे बताएं कि यहाँ पर जब पाकिस्तान बना तो जो भारत बना उसको डिक्लेयर नहीं किया कि वो एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन बिहेवियर में तो एक हिंदू राष्ट्र ही रहा है और उसी की प्रकाशता उसी का इजहार अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तस्लीम साहब, लेकिन एक तरफ क्या आप लोगों को भी थोड़ा ये ध्यान नहीं रखना चाहिए? तस्लीम साहब देखिए, सरकारों की जिम्मेदारी है कि सभी को एक विश्वास पैदा करें, लेकिन कहीं अल्पसंख्यक मानसिकता को भड़का के, अल्पसंख्यक वैसे ही डरा होता है और उनके जो नेता होते हैं वो अपनी राजनीति करने के लिए अक्सर नुकसान किनका हो जाता है? वो आम आदमी, वो युवा, वो 16 साल 18 साल 20-22 साल के लड़के गोली खा जाते हैं। और वो जो जिन लोगों के भड़कावे से, उकसावे से, ये बात ठीक है कि कहीं पे कुछ कमियां होती होंगी, लेकिन क्या उस समय में जो नेतृत्व है, जो लोग दिशा दिखाते हैं, जो तस्लीम जी जो उन लोगों को भड़काते हैं, क्या उन्हें भी क्यों पत्थर लेकर निकलना पड़ता है? ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर कुछ 19-20 हो भी रहा है तो अदालतों का दरवाजा खटखटाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन वो जो बच्चे मारे जाते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तस्लीम जी वो भी गलत है। हम भड़काने वालों को गलत समझते हैं। अभी देखिए, अभी कोई कलकत्ता में कोई साहब हैं, वहाँ के एमएलए हैं, क्या है, वो ऐलान कर रहे हैं कि मैं बाबरी मस्जिद बनाना चाहता हूँ। ये भड़कावा है, हम इसे कंडेम करते हैं, हर तरीके से कंडेम करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी को मस्जिद बनानी है 2 एकड़ जमीन पे जाके जहां बनाना चाहता है
बनाए, लेकिन बाबरी मस्जिद नाम देना चाहता है वो भी दे, लेकिन ऐलान करके स्टेज पर ये इसका सीधा मतलब प्रोवोकेशन ही है, प्रोवोक करना। ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए और हम कंडेम करते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं हम जिसे हम कंडेम करते हैं, लेकिन डरावा देने का जहां तक ताल्लुक है, आप संबंध को ही देखिए, क्या डरावा देने का काम सरकार खुद नहीं कर रही है? जो तकरीर कल की है योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में खड़े होके, क्या वो डराने वाली तकरीर नहीं है? क्या ऐसा लगता है कि किसी तो ठीक है, अगर संभल एक सियासी हथियार बन गया है तो इसका काट क्या है? क्या समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे पाएगी जूही सिंह? क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है कि संभल फाइल्स की बात हो रही है, उससे पहले कुछ और रिलेटेड इशू ऑफ संभल दिख रहा है, मुख्यमंत्री खुद हाउस में बोल रहे हैं, तो इसका जवाब सपा के पास क्या है? मारिया, इसका जवाब तो हम भी दे चुके हैं और जनता भी लोकसभा चुनाव में दे चुकी है। अयोध्या, चित्रकूट, श्रावस्ती, सुल्तानपुर सब आप हार चुके हैं, बुरी तरह हार चुके हैं। जिस तरह से उपचुनाव में आपने शासन और प्रशासन का दुरुपयोग किया, जब जिन लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लखनऊ मिलने आ रहे थे, आपके प्रशासन ने उनकी गाड़ियां रोक दी सीतापुर में। इतनी तो ये डरी हुई सरकार है। तो धार्मिक नफरत फैलाना और अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये इस सत्ता का, इस शासन का ये बहुत ही स्पष्ट स्वरूप है। चाहे आप गोरखपुर में हुए बच्चों की मौत के बारे में तब कह दें, चाहे आप झांसी में जो आग लगी थी, अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, आपने एक कार्यवाहक प्रिंसिपल को हटा दिया है और नियोनेटल केयर यूनिट में आग लगी थी, बच्चे झुलस गए थे। चाहे कोरोना काल में जो आपका शासन का एक रवैया था, जब ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी, जलाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी, आज भी स्वास्थ्य सेवाओं का जो स्वरूप है, 11 लाख से अधिक बच्चे जो भारतवर्ष में स्कूल से बाहर है, उसमें से 7 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश से आते हैं। इस पर जवाब न दिया जाएगा, न हमारे मुख्यमंत्री के पास इसका जवाब है, जिसकी एक अपने आप को छुपाने के लिए एक मुखौटा है। कैराना संभल के पहले यही बात जो अभी कहा जा रहा था कि वहां से परिवार चले गए, कैराना में भी यही कहानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैलाई थी। फिर क्या हुआ, एक जैसे आप पत्रकार बैठे हैं आपके स्टूडियो में, एक समय के साथ होता है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, रोजगार की खोज में चले जाते हैं। तो आप कोई फाइल निकालिए, अभी तो आप अपने इस वर्तमान में दंगे क्यों हुए, कैसे पत्थरबाज वहां पहुंचे, कैसे पिस्तौल वहां पहुंची, कैसे बाहर के लोग वहां आए, इसको खोज लीजिए और इस पर जवाब दे दीजिए। और विधानसभा चल रही है, उसी में जवाब दे दीजिए तो बेहतर होगा। आपके न्यायिक आयोग ने क्या रिपोर्ट जूही सिंह या अनिला सिंह किससे सवाल पूछेंगे? न्यायिक आयोग की रिपोर्ट मानी जाए तो मुजफ्फरनगर पे भी माननी चाहिए अनिला सिंह को, जो बार बार ये बात कर रही है। एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है मैडम, मुख्यमंत्री जी से मांग लीजिए या किसी अफसर से मांग लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तब यहाँ बोलिए, वो बेहतर होगा। तब आप एक संवेदनशील नागरिक बन पाएंगे। राष्ट्र की बात तो बाद में करिएगा। जी जूही जी से सवाल ये जरूर करना चाहूँगा, अनिला जी से तो हमारी बात अभी हो ही चुकी कि समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगता है मुस्लिम परस्ती का, जी जो आरोप लगता है, तो इस आरोप से के जवाब में या इस आरोप को का जवाब देने के लिए या इसकी काट के लिए आपने पीडीए का नारा दिया था लोकसभा चुनाव में, जो कारगर हुआ, लेकिन उपचुनावों में वो कारगर नहीं हुआ पीडीए का नारा। तो आप क्या लगता है कि ये अगर संभल से लेकर के इस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति चलती है तो समाजवादी पार्टी उससे कैसे मुकाबला करेगी? फिर तो वो आइसोलेटेड होती चली जाएगी। समाजवादी पार्टी की तो जिम्मेदारी ये है, चूंकि 1978 में जो सरकार थी उसमें समाजवादी पार्टी के पुरखे भी शामिल थे, रामनरेश यादव और मुलायम सिंह जी भी उसमें शामिल थे, और उसमें कल्याण सिंह जी भी शामिल थे, उसमें राम सिंह जी गृह मंत्री थे जिनके अंडर में पुलिस थी। और 2010 में जो आरोपी पकड़े गए थे करीब 40-42 लोग, वो सारे के सारे बरी हो गए क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ सबूत नहीं पेश कर पाई कोर्ट से। ये सारा इतिहास है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि जितना वो मुसलमानों को आश्वस्त करती है, अच्छी बात है, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करना चाहिए, बीजेपी भी करे आश्वस्त, लेकिन उतना ही वो हिंदुओं के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता दिखाए, उनको भी आश्वस्त करे। इसमें क्यों समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ जाती है?
विनोद जी, पहली बात तो उपचुनाव में हम नहीं मानते कि पीडीए का नारा फेल हुआ है। जिस तरह से शासन प्रशासन ने लोगों को वोट नहीं देने दिया, तो लोगों के मताधिकार का हनन हुआ है और हमने अपने बूथ पर और मजबूत लोग अब खड़े करेंगे जो कि वोट दिलाएंगे। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हम इस आरोप का जवाब कैसे देंगे। जो हमने एक्सप्रेस वे बनाया उस पर तो सब लोग चलते हैं, जो हम HCL लाए उस पर सब लोग चलते हैं, जिस लोक भवन में आज मुख्यमंत्री बैठते हैं उसमें तो हर धर्म और जाति के लोग बैठते हैं। 10-90 डायल 100 108 सेवा, बच्चों को स्कूल में स्पेशली राइट टू एजुकेशन की एक्सरसाइज करना, रोजगार के अवसर लाना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सारा अधिग्रहण करना, जगह जगह शुगर मिल्स को टाइम पे चलाना, इसमें कोई मैं नहीं मानूंगी एक वर्ग के लोग होते हैं। बाकी हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की उपेक्षा करते हैं और हम अल्पसंख्यकों के साथ एक खड़े अनिला जी रहते से हैं, भी साथ छोटा सा ब्रेक वर्ग भी और होते उसके हैं। बाद अपना तो सवाल इसमें, जारी रखिएगा विनोद अनिला जी और एक चक्रपाणी छोटा जी सा से मैं ब्रेक, जरूर हाँ, दोनों से आपसे सवाल होगा। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे।